मित्रों, जयशंकर प्रसाद जी को हम लोग रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक से देख रहे थे। रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक हिंदी गद्य साहित्य का विकास से देख रहे थे। अब तक हमने उपन्यासकार के रूप में देखा। अब हम नाटककार के रूप में आज देखते हैं। नाटककार प्रसाद ने कुल 12 नाटकों की रचना की है। सज्जन 1910 ईस्वी, करुणालय 1913 ईस्वी, प्रायश्चित 1913 ईस्वी, राज्यश्री 1914 ईस्वी, विशाख 1921 ईस्वी, अजातशत्रु 1922 ईस्वी, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 ईस्वी, गामना 1927 ईस्वी, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी, एक घूंट 1929 ईस्वी, चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी और ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी। इन नाटकों में प्रसाद की नाट्य कला क्रमशः विकसित होती गई है। सज्जन का कथानक महाभारत से लिया गया है। इसमें युधिष्ठिर की सज्जनता दिखाई गई है। दुर्योधन पांडवों का अहित करने के लिए कर्ण, शकुनी आदि को साथ लेकर द्वैत सरोवर के समीपवर्ती वन में मृगया खेलने आता है। गंधर्वराज चित्ररथ नम्रतापूर्वक उसे वन में मृगया खेलने से रोकता है। दुर्योधन नहीं मानता। युद्ध होता है। दुर्योधन बंदी बनाया जाता है। वन के दूसरे भाग में स्थित पांडव समाचार पाकर दुर्योधन को छुड़ाने का निश्चय करते हैं। इस प्रकार युधिष्ठिर की सज्जनता से दुर्योधन की रक्षा होती है। नाटक में प्राचीन पद्धति के अनुसार नांदी पाठ, मंगलाचरण, भरत वाक्य रखे गए हैं। बीच बीच में पात्रों का पद्यबद्ध संवाद भी मिलता है। लंबे लंबे स्वगत कथन भी हैं। शास्त्रीय दृष्टि से यह एकांकी रूपक है। ध्यान देंगे, सज्जन नाटक रूपक श्रेणी का नाटक है। प्रायश्चित के विषय में देखते हैं। प्रायश्चित में जयचंद्र के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। अंत में जयचंद्र को संयोगिता की याद आने से ग्लानि होती है। वह गंगा में कूद पड़ता है। प्रायश्चित में नांदी पाठ, प्रस्तावना, भरत वाक्य, पद्यमय संवाद आदि कुछ नहीं है। कल्याणी परिणय नाटक में इतिहास प्रसिद्ध चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस की कहानी है। युद्ध में सेल्यूकस हार गया जाता है। वह अपनी पुत्री कार्नेलिया का अन्य नाम कल्याणी भी मिलता है। वह अपनी पुत्र कार्नेलिया का ब्याह सम्राट चंद्रगुप्त से कर लेता है। कार्नेलिया के ब्याह से उभय पक्षों का कल्याण होता है, इसलिए वह कल्याणी है। चंद्रगुप्त नाटक इसी का परिवर्धित रूप है। इसमें नांदी पाठ है। अंत में प्रशस्ति रूप में भारतीय मंगल विधान की झलक है। संवाद भी है। चरित्रों का पूर्ण विकास नहीं दिखाया जा सका है। कल्याणी परिणय, जिसका अगला भाग चंद्रगुप्त नाम से प्रकाशित है। अगला नाटक है करुणालय। करुणालय में हरिश्चंद्र और विश्वामित्र के प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान का आधार लिया गया है। अयोध्या नरेश हरिश्चंद्र नौका विहार के समय आकाशवाणी द्वारा स्मरण दिलाए जाने पर पुत्र रोहित की बलि की आज्ञा देते हैं। रोहित भागकर ऋषि अजिगर्त के यहाँ जाता है। वहाँ 100 गायों के बदले में ऋषि पुनः शेप को बलि के लिए खरीद लाता है। वशिष्ठ यज्ञ कर्म कराने के लिए प्रस्तुत होते हैं। इसी समय विश्वामित्र अपने पुत्रों सहित आकर यज्ञ रोक देते हैं। एक दासी जो वस्तुतः विश्वामित्र की पत्नी है और शुनाशेप जिनका पुत्र है, अकस्मात वहां आ जाती हैं। दासी को मुक्ति मिलती है और बलि का प्रश्न समाप्त हो जाता है। इसमें नांदी पाठ, भरत वाक्य, प्रस्तावना आदि कुछ नहीं है। करुणालय नाटक में भी नांदी पाठ,
भरत वाक्य और प्रस्तावना कुछ नहीं है। वस्तुतः यह एक गीति नाट्य है। इसमें चरित्रगत विशेषताओं के चित्रण की ओर प्रसाद की प्रवृत्ति मुड़ी है। अगला नाटक राज्यश्री। राज्यश्री में प्रसिद्ध वर्धन राजवंश की कुमारी राज्यश्री का चित्रांकन किया गया है। नाटक का आधार हर्षचरित तथा चीनी यात्री वेनसोंग का ऐतिहासिक विवरण है। कन्नौज का राजा गृहवर्मा राज्यश्री का पति है। वह मृगया खेलने जाता है। मालवा नरेश देवगुप्त छल से उसकी हत्या करा देता है। राज्यश्री वंदिनी बनाई जाती है। राज्यवर्धन प्रतिकार लेने आता है। देवगुप्त मारा जाता है। इस बीच भिक्षु शांतिदेव विकट घोष बनकर राज्यश्री को कारागार से मुक्त करा लेता है। विकट घोष राज्यवर्धन की भी हत्या कर डालता है। अब राज्यश्री विकट घोष के पंजे में पड़ जाती है। वह उस पर अत्याचार करना चाहता है। उसका आर्द्र नाद सुनकर परिव्राजक दिवाकर मित्र उसकी रक्षा करता है। हर्षवर्धन राज्यश्री को ढूंढता हुआ वहीं पहुंचता है। राज्यश्री चिता में कूदकर प्राणांत करना चाहती थी। हर्षवर्धन के समझाने पर वह जीवन धारण करना स्वीकार करती है। अंत में दोनों बौद्ध हो जाते हैं। नाटक मुख्यतः ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। विकट घोष और सुरमा कल्पित पात्र हैं। विकट घोष और सुरमा कल्पित पात्र हैं। प्रारंभ में नांदी और अंत में भरतवाक्य भी है। पद्यात्मक संवाद है पर अपेक्षाकृत कम। राज्यश्री के दूसरे संस्करण में एक अंक और बढ़ाकर अनावश्यक विस्तार की ओर उन्मुख हुई है। संपूर्ण नाटक में केवल राज्यश्री का चरित्र ही पूर्णतः प्रस्फुटित हो सका है। घटनाओं की तीव्रता के कारण अन्य पात्र विकास नहीं कर सके हैं। अगला नाटक विशाख। विशाख का कथानक कल्हड़ की राजतरंगिणी के आरंभिक अंश के आधार पर निर्मित हुआ है। नरदेव कश्मीर का राजा है। उसने नाग सरदार सुश्रुवा की भूमि छीनकर बौद्ध विहार को दे दी है। वह निराश्रित है। उसकी चंद्रलेखा और इरावती दो पुत्रियां हैं। विशाख एक ब्राह्मण कुमार है। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त समाप्त करने के पश्चात राज्य में भ्रमण कर रहा है। एक दिन वह चंद्रलेखा को देखता है, आकर्षित होता है। चंद्रलेखा भुवन मोहिनी है। एक दिन कानीर विहार के बौद्ध महंत की दृष्टि उस पर पड़ती है। वह उसे अपने विहार में वंदिनी बनाता है। विशाख के प्रयत्न से वह मुक्त होती है। अब उस पर दूसरी आपत्ति आती है। नरदेव उस पर मुग्ध होता है। प्रजा विद्रोह करती है। वह सुधरता है। अंत में विशाख चंद्रलेखा को प्राप्त करता है। नाटक का आधार ऐतिहासिक है। नाटककार ने घटनाक्रम में कुछ परिवर्तन कर लिया है, अन्यथा कथानक का पूरा ढांचा राज तरंगिणी के आधार पर ही खड़ा किया गया है। बौद्ध भिक्षु देवानंद विशाख के गुरु कल्पित पात्र हैं। वह बौद्ध भिक्षुओं के उज्जवल पक्ष का प्रतीक हैं। इस नाटक में प्रसाद ने नाट्य कला के सामान्य धरातल को स्पर्श कर लिया है। प्रसाद जी का अगला नाटक अजातशत्रु। अजातशत्रु में संपूर्ण कथानक 3 प्रमुख केंद्रों में बिखरा हुआ है, मगध, कौशल और कौशाम्बी। मगध में बिंबिसार और अजातशत्रु का गृह कलह चलता है। अजातशत्रु की माता छलना जो लिच्छवी कुमारी और बिंबिसार की दूसरी रानी है, अजातशत्रु की माता है, उसका साथ देती हैं। देवदत्त यह पात्र बुद्ध का प्रतिद्वंदी है। देवदत्त उसे प्रेरित करता है। गौतम बुद्ध की प्रेरणा से सम्राट बिंबिसार अजातशत्रु को राज्य देना स्वीकार कर लेता है।
उसके हृदय में घोर अंतर्द्वंद है। बिंबिसार की प्रथम रानी वासवी कौशल कुमारी है। काशी का राज्य उसे दहेज में प्राप्त हुआ था, अतः वह काशी की आय बिंबिसार के लिए सुरक्षित रखना चाहती है। काशी की प्रजा उसका साथ देती है। अजातशत्रु यह नहीं सहन कर पाता। फलस्वरूप मगध और कौशल में भीषण युद्ध छिड़ जाता है। कौशल नरेश प्रसेनजित का पुत्र विरुद्धक भी अजातशत्रु से प्रेरित होकर पिता के विरुद्ध विद्रोह करता है। कौशल का सेनापति बंधुल महापराक्रमी है। स्वयं प्रसेनजित उससे आतंकित है। पिता से विद्रोह करके कुमार विरुद्धक काशी के समीप शैलेंद्र डाकू बनकर आतंक फैलाता है। सीमा प्रांत का विप्लव दबाने के लिए जाते हुए सेनापति बंधुल काशी से होकर गुजरता है। यहाँ डाकू शैलेंद्र छल से उसे मार डालता है। इसमें उसके कई प्रयोजन हैं। एक तो वह बंधुल की पत्नी मल्लिका की ओर आकर्षित है, दूसरे कुमार अजातशत्रु की इससे थोड़ी सहायता हो जाती है। सम्राट प्रसेनजित भी बंधुल के प्रभाव से आतंकित थे, इसलिए उसे राजधानी से दूर रखना चाहते थे। बंधुल की हत्या में उनका भी गुप्त हाथ था। कौशाम्बी नरेश उदयन की महारानी वासवी की पुत्री पद्मावती ब्याही थी। उनकी दूसरी रानी मागंधी नीच प्रकृति की थी। वह गौतम बुद्ध से द्वेष करती थी। किशोरावस्था में गौतम ने उसके विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर उसका अपमान किया था। इसी का भीषण प्रतिकार कर लेना चाहती थी। वह गौतम को लेकर पद्मावती के चरित्र पर आक्षेप करती है। साथ ही उस पर यह मिथ्यारोप भी लगाती है कि वह पद्मावती वीणा में सांप छिपाकर महाराज उदयन की हत्या कराना चाहती थी। रहस्य खुलने पर उदयन पद्मावती से क्षमा मांगता है। मागंधी ग्लानिवश महल में आग लगाकर भाग जाती है। काशी श्यामा नाम से वेश्यावृत्ति करती है। वह शैलेंद्र को प्यार करने लगती है। शैलेंद्र उसका गला दबाकर और उसकी सारी संपत्ति लेकर भाग जाता है। वह गौतम के प्रभाव और सेवा से बच जाती है और अंत में अम्बपाली नाम से भिक्षुणी बन जाती है। राजा प्रसेनजित और उदयन मिलकर मगध पर आक्रमण करते हैं। अजात शत्रु बंदी बनाया जाकर कौशल भेज दिया जाता है। कौशल के कारागार में उसे देखकर कौशल कुमारी वाजिरा उस पर मुग्ध होती है। वह उसे मुक्त कराना चाहती है। इसी समय प्रसेनजित वहां वासवी के साथ उपस्थित होते हैं और अजातशत्रु को मुक्त कराते हैं। कुमारी वाजिरा से उसका ब्याह हो जाता है। अजातशत्रु वाजिरा और वासवी मगध लौट जाते हैं। राजा प्रसेनजित मल्लिका से क्षमा मांगते हैं। वह क्षमा कर देती है। विरुद्धक और उसकी माता को भी महाराज क्षमा कर देते हैं। अजातशत्रु को पुत्र प्राप्त होता है। वह वात्सल्य का अनुभव करता है। उसे पिता के महत्व की अनुभूति होती है। बिंबिसार उसे क्षमा कर देते हैं। नाटक की संपूर्ण घटना के ऊपर गौतम के व्यक्तित्व की कहीं अप्रत्यक्ष और कहीं प्रत्यक्ष छाया देखी जा सकती है। नाटक ऐतिहासिक बुद्धदेव, बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजित, उदयन, ये सभी पात्र ऐतिहासिक हैं। वासवी, पद्मावती, विरुद्धक, छलना, देवदत्त, मागंधी, मल्लिका, बंधुल आदि पात्रों का उल्लेख भी जातक कथाओं तथा कुछ अन्य प्रामाणिक ग्रंथों में मिल जाता है। विरुद्धक और शैलेंद्र तथा मागंधी, श्यामा, आम्रपाली आदि का एकीकरण प्रसाद की रहस्यमयी कल्पना के सुंदर विधान का परिणाम है। विरोध मूलक होने के कारण अजातशत्रु नाटक में पाश्चात्य कार्यावस्थाएं देखी जा सकती हैं। आरंभ, विकास, चरम सीमा,
निगत नहीं है। के पश्चात सहसा कथा की समाप्ति कर दी गई है। चरित्र चित्रण की दृष्टि से पात्रों के 3 वर्ग स्पष्ट हैं: गौतमी, वासवी और मल्लिका। पद्मावती देवत्व की कोटि में है। प्रसेनजित बिंबसार सामान्य मानव है, किंतु इसके सत्संस्कार जगाए जा सकते हैं। अजातशत्रु, छलना, विरुद्धक, देवदत्त, मागंधी आदि नीच श्रेणी के पात्र हैं। प्रत्येक प्रमुख पात्र का विरोधी पात्र खड़ा करके प्रसाद ने चरित्र उत्कर्ष दिखाने का सुंदर प्रयत्न किया है। गौतम का देवदत्त, बंधुल का विरुद्धक, वासवी की छलना, बिंबसार का अजातशत्रु, पद्मावती की मागंधी विरोधी है। संपूर्ण नाटक बाह्य परिस्थितियों के द्वंद्व पर विकसित है। अंतर्द्वंद का सुंदर उदाहरण बिंबसार के चरित्र में मिल जाता है। घटनाएं 3 केंद्रों पर बिखरी हैं, अतः उनका एक सूत्रीकरण जटिल हो गया है। बड़े ही छीड़ कथा तंतुओं से वे जोड़ी गई हैं। उस ऐतिहासिक युग का संपूर्ण घटना चक्र नाटक में प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रयास में कथा सूत्र बिखर गया है। नाटक का नायक अजातशत्रु है, वह धीरोधत्त है। पंडित नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार नायिका मल्लिका है। नाटक का स्थायी भाव उत्साह है। अंतिम दृश्य में बिंबसार में निर्वेद की स्थिति दिखाई गई है। नाटक विरोध मूलक है, अतः रस निष्पत्ति निर्दोष नहीं है। इस नाटक के रूप में प्रसाद ने प्रथम बार एक महान प्रयोग किया है। नंद दुलारे वाजपेयी के शब्दों में यह प्रसाद जी का प्रथम सफल नाटकीय प्रयत्न कहा जा सकता है। तो यह बात रही प्रसाद जी की नाटक अजातशत्रु के विषय में, और इसका कथानक जो है लंबा है, इसे ध्यान से देखेंगे। इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, महत्वपूर्ण है ये। अब अगला नाटक देखते हैं, जन्मेजय का नागयज्ञ। जन्मेजय का नागयज्ञ में परीक्षित का प्रतापी पुत्र जन्मेजय पिता का बदला लेने के लिए नागों का विध्वंस करना चाहता है। सोमश्रवा राजपुरोहित है। काश्यप इस पद से हटा दिया गया है, अतः कुपित है। उतंक वेद ऋषि के आश्रम में शिक्षा समाप्त करता है। गुरुपत्नी दामिनी उससे दक्षिणा रूप में रानी का मणिकुंडल चाहती हैं। रानी वपुष्टमा की दानशीलता के कारण उतंक मणिकुंडल प्राप्त कर लेता है और गुरुपत्नी को संतुष्ट करता है। यह मणिकुंडल तक्षक से हरण किया गया था। काश्यप तक्षक को सूचित करता है कि तुम्हारा कुंडल उतंक के पास है। वह उतंक की हत्या के लिए प्रयत्नशील होता है। मृगया खेलते हुए जन्मेजय द्वारा भ्रमवश ऋषि जरत्कारु की हत्या हो जाती है। वह प्रायश्चित के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करता है। इसी समय तक्षक कन्या मणिमाला को देखकर वह उसकी ओर आकर्षित होता है। उतंक जन्मेजय को उत्तेजित करता है। अश्वमेध के पहले नाग यज्ञ का अनुष्ठान होता है। दूसरी ओर विरोधी दल संगठित होता है। तक्षक, काश्यप, नाग सरदार वासुकी, उनकी बहन मनसा और पत्नी शर्मा, जरत्कारु ऋषि की पत्नी, सभी इस कुचक्र में सम्मिलित होते हैं। युद्ध होता है। तक्षक पकड़ा जाता है। काश्यप की कूटनीति के प्रभाव में आकर जन्मेजय ब्राह्मणों को निर्वासन की आज्ञा देता है और नागों की आहुति देना चाहता है। इसी समय वेद व्यास आते हैं। विरोध समाप्त होता है। जन्मेजय और मणिमाला का विवाह हो जाता है। नाटक का कथानक शिथिल है। पात्रों का बाहुल्य है। कार्य की अवस्थाएं
ठीक से लक्षित नहीं हो पाती। नाटक को तीसरे दृश्य में सामने लाया गया है। आर्यों और नागों का संघर्ष प्रधान हो गया है। आर्यों में भी क्षत्रियों और ब्राह्मणों के संघर्ष की झलक दिखाई गई है। नाटक में दार्शनिकता अधिक आ गई है। अब अगला नाटक है कामना। कामना के विषय में देखते हैं। कामना संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्यापदेशिक नाटक है। इसमें भावनाओं को नाटकीय पात्रों का रूप दिया गया है। समुद्र तट पर फूलों का एक द्वीप है। इस द्वीप में कामना, लीला, लालसा, विनोद, विवेक और संतोष निवास करते हैं। विदेश से युवक विलास आता है। लीला कामना के प्रयत्न से विनोद से ब्याह करती है। कामना विलास को चाहती है, वह ब्याह नहीं करती। लालसा के साथ विलास का विवाह होता है। सारे द्वीप में स्वर्ण मदिरा और विलासिता का प्राधान्य हो जाता है। विवेक सबको सावधान करता है, कोई नहीं सुनता। संतोष स्वर्ण लोलुप एवं विलास प्रिय सभ्यता पर व्यंग करता है। एक दिन भूकंप आता है, सारा नगर ध्वस्त हो जाता है। अंत में कामना संतोष का हाथ पकड़ती है। इस नाटक में प्रसाद के 3 उद्देश्य एक साथ लक्षित होते हैं। मनोविकारों का मानवीकरण, प्रकृति की गोद में सरल प्रारंभिक जीवन का विकास, सरल जीवन में कुटिल राजनीति का प्रभाव, ये सभी एक साथ दिखाए गए हैं। इस नाटक को रंगमंच की दृष्टि से नहीं देख सकते। यह प्रसाद की भावुकता, कल्पनाशीलता तथा मानवता के विकास क्रम के सूक्ष्म अध्ययन की प्रवृत्ति का परिचायक है। अगला नाटक स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त प्रसाद जी का सर्वोत्तम नाटक है। गुप्त साम्राज्य के सम्राट कुमार गुप्त विलासी हैं। वे अपनी छोटी रानी अनंत देवी के प्रभाव में हैं। अनंत देवी अपने पुत्र पुरगुप्त को राज्य दिलाना चाहती हैं। बड़ी रानी देव की असहाय है। उसका पुत्र स्कंदगुप्त योग्य है। वह अपने अधिकारों के प्रति उदासीन है। मालव राज्य पर विदेशियों का आक्रमण होता है। स्कंदगुप्त रक्षा के लिए आता है। राजधानी में अनंत देवी कुचक्र रचती हैं। कुमार गुप्त का निधन होता है। मंत्री पृथ्वीसेन, महादंडक नायक और महाप्रतिहारी अंतर्विद्रोह नहीं चाहते, अतः आत्महत्या करते हैं। भट्टार्क अनंत देवी के साथ है। बौद्ध कापालिक प्रपंच बुद्धि भी इन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ है। अनंत देवी देवकी की हत्या कराना चाहती हैं। सर्वनाग को इसके लिए तैयार किया जाता है। उसकी साध्वी पत्नी रामा विरोध करती है। ठीक समय पर पहुंचकर स्कंदगुप्त देवकी की रक्षा करता है। माता के साथ स्कंदगुप्त उज्जैनी जाता है। वहां उसका राज्याभिषेक होता है। स्कंदगुप्त मालवा के धनकुबेर की कन्या विजया की ओर आकर्षित होता है। मालवा कुमारी देवसेना स्कंद को चाहती हैं। विजया को यह विश्वास है कि देवसेना के सामने स्कंद हमें स्वीकार नहीं करेगा। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप वह भट्टारक को वरण करती है। देवसेना को ज्ञात हो जाता है कि स्कंदगुप्त वस्तुतः विजया की ओर आकर्षित हैं, अतः वह उदासीन हो जाती है। राज्याभिषेक के उपरांत अनंत देवी मुक्त होकर पुनः हुणों से मिलकर विद्रोह करती हैं। भट्टारक उसका साथ देता है। ठीक समय पर युद्ध में वह कूफा का बांध काट देता है। स्कंदगुप्त सेना के साथ बह जाता है। साम्राज्य की शक्ति छिन्न भिन्न हो जाती है। स्कंदगुप्त पुनः संगठन करता है। वह भट्टारक उसके साथ है। विजया स्कंदगुप्त का प्रेम पुनः प्राप्त करना चाहती है, पर विफल होने पर आत्महत्या कर लेती है। विजया का रत्नगृह मिल जाता है। उससे सेना संगठन में सुविधा होती है। युद्ध होता है।
होड़ पराजित होते हैं। स्कंदगुप्त पुरुगुप्त को ही राज्य दे देता है, स्वयं आजीवन कुमार रहता है। नाटक में पाश्चात्य और भारतीय नाट्य विधानों का सुंदर समन्वय हुआ है। कथा वस्तु में दोनों नाट्य विधियों के विकास तत्व देखे जा सकते हैं। प्रथम अंक में प्रारंभ आरंभ नामक कार्यावस्था, जो भारतीय कार्यावस्था में आती है, का सुंदर स्वरूप देखा जा सकता है। द्वितीय अंक में प्रयत्नावस्था स्पष्ट है। तृतीय अंक में भारतीय प्रत्याशा अवस्था के स्थान पर पाश्चात्य चरम सीमा का रूप अधिक है। चौथे अंक में नियताप्ति के स्थान पर पाश्चात्य निगति का स्वरूप स्पष्ट है। पांचवें अंक में फलागम होता है। भारतीय अर्थ प्रकृतियां और संधियां भी लक्षित होती हैं। नाटक की अर्थ प्रकृतियों के आधार पर अर्थ प्रकृतियां देख लेते हैं। पर्णदत्त, त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए आपको अधिकारों का प्रयोग करना होगा। बीज, मातृगुप्त और गोविंदगुप्त का सहसा प्रकट होना, होड़ों का भागना बिंदु है। बंधुवर्मा का चरित्र पताका है। ये इस नाटक में अर्थ प्रकृतियां हैं। आगे सर्वनाग, मातृगुप्त, धातुसेन के प्रसंग, ये सभी प्रकरी के रूप में आते हैं। भट्टार्क, स्कंदगुप्त के सामने घुटने टेक कर, भाव है भट्टार्क का, जो स्कंदगुप्त के सामने घुटने टेक कर है और कहता है कि जैसी आज्ञा होगी वैसा ही करूंगा। यह इस नाटक में कार्य रूप में है। अब संधियां देख लेते हैं इस नाटक में। पर्णदत्त, युवराज, आज यह वृद्ध हृदय से प्रसन्न हुआ, यह मुख संधि है। होड़ों की पराजय, प्रतिमुख। अनंत देवी, भट्टार्क, पुरुगुप्त, विजया आदि का गुप्त मिलन, यह गर्व है। स्कंदगुप्त का विचित्र अवस्था में प्रवेश विमर्श के रूप में आता है। भट्टार्क का पश्चाताप और स्कंद से मिलना, यह निर्वहन है। इस नाटक में प्रसाद की नाट्य कला विकास की चरम स्थिति पर पहुंच गई है। स्कंदगुप्त नाटक में प्रसाद की नाट्य कला का विकास चरम स्थिति पर पहुंचा है। वस्तु विन्यास एवं चरित्र चित्रण दोनों में प्रसाद की कलात्मकता दिव्य है। वस्तु विन्यास सामाजिक एवं पारिवारिक दो स्तरों पर किया गया है। दोनों के संश्लिष्ट विन्यास से सजीवता आ गई है। कुछ दोष भी हैं जो उभर कर आए हैं। ब्राह्मणों और बौद्धों का संघर्ष केवल युग चेतना की अभिव्यक्ति के लिए दिखाया गया है। कथा की मुख्य धारा से उसका सीधा संबंध नहीं है। प्रख्यात कीर्ति नाटक का अनिवार्य पात्र नहीं बन सका है। विरोधी चरित्रों का अवतारणा यहाँ भी है। अंतः एवं बहिर्द्वंद का सफल निर्वाह हुआ है। पात्रों की दार्शनिक प्रवृत्ति इस नाटक में भी उभर आई है। आलोचकों ने इसे प्रसाद का सर्वोत्तम नाटक स्वीकार किया है। डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा लिखते हैं, रचना पद्धति और नाटकीय गुण के विचार से प्रसाद का सर्वोत्तम नाटक स्कंदगुप्त है। इसमें पाश्चात्य एवं भारतीय नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग बड़ा अच्छा हुआ है। वस्तु तत्व, चरित्रांकन, संवाद और देश काल का चित्रण इसमें बड़ी सूक्ष्मता से किया गया है। स्वयं लेखक को अपनी इस रचना से बड़ा संतोष था। संपूर्ण नाटक में पाश्चात्य सिद्धांत के अनुसार सक्रियता का प्राधान्य है और भारतीय परंपरा के रस सिद्धांत का भी सुंदर समन्वय जितना इस कृति में दिखाई पड़ता है उतना और कहीं नहीं। भले ही कुछ लोग काव्यात्मकता के आधिक्य के कारण नागभौ सिकोड़े, परंतु भारतीय नाट्य परंपरा की विशिष्टताओं से अवगत
सहृदय समालोचक अवश्य ही उसका यथार्थ रसास्वादन करते हैं। जगन्नाथ प्रसाद जी ने प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन रचना में यह अपना वक्तव्य अंकित किया है। जगन्नाथ प्रसाद शर्मा। अगला नाटक चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का कथानक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं, अलक्षेन्द्र का आक्रमण, नंद वंश का नाश, सेल्यूकस का पराभव, चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा के आधार पर निर्मित है। कार्य व्यापार के दो प्रमुख केंद्र हैं, मगध और तक्षशिला। मगध में नंद विलासी और अत्याचारी है। सक्टार, चाणक्य, चंद्रगुप्त उसके विरोधी हैं। शिखा खींची जाने पर चाणक्य नंद वंश के नाश की प्रतिज्ञा करता है। उधर पश्चिम में सिकंदर का आक्रमण होता है। पर्वतेश्वर सिकंदर का सामना करता है। आम्भिक सिकंदर से मिल जाता है। पर्वतेश्वर और सिकंदर में संधि हो जाती है। तक्षशिला के गुरुकुल में चंद्रगुप्त मालव राजकुमार सिंहरण, गांधार का राजकुमार आम्भिक और राजकुमारी अलका तथा चाणक्य एक दूसरे से परिचित हो चुके हैं। चाणक्य की नीति के परिणाम स्वरूप मालव राजकुमार सिंहरण तथा शूद्रगण राज्य मिलकर चंद्रगुप्त के नेतृत्व में अलक्षेन्द्र का भीषण प्रतिशोध करते हैं। वह घायल होता है और लौट जाता है। गांधार राजकुमारी अलका भाई का विरोध करके इन लोगों के साथ है। उसका सिंहरण से ब्याह होता है। अब चंद्रगुप्त का व्यक्तित्व निखर उठता है। वह मगध कुमारी कल्याणी, ग्रीक कुमारी कार्नेलिया तथा सिंधु देश की स्वर्गीय कुसुम मालविका तीनों के आकर्षण का केंद्र है। चाणक्य आधे मगध का लोभ देकर प्रवर्तक को अपनी ओर कर लेता है। विद्रोह की तैयारी पूरी होने पर मगध नरेश की राजसभा में चाणक्य, शक्टार, चंद्रगुप्त पहुंचते हैं। नंद का एकमात्र सहायक मंत्री राक्षस चंद्र चाणक्य की कूटनीति तथा नंद की मूर्खता के कारण नंद द्वारा पहले ही बंदी बना लिया जाता है। इसमें प्रजा में असंतोष है। शक्टार नंद की हत्या करता है। पर्वतेश्वर कल्याणी द्वारा मारा जाता है। साथ ही वह भी आत्महत्या कर लेती है। राक्षस दक्षिणा पथ में से लौटकर चंद्रगुप्त को मारने का कुचक्र रचता है। बेचारी मालविका जो चंद्रगुप्त की प्रेमिका रहती है, इस कुचक्र से चंद्रगुप्त की रक्षा करते हुए स्वयं आत्माहुति दे देती है। सेल्यूकस भारत पर आक्रमण करता है। आम्भिक चंद्रगुप्त से मिल जाता है। सेल्यूकस हार जाता है। उसकी पुत्री कार्नेलिया और चंद्रगुप्त का विवाह होता है। राक्षस प्रधान मंत्रित्व ग्रहण करता है। चाणक्य वन में चला जाता है। चंद्रगुप्त प्रसाद की श्रेष्ठ रचना है। कुछ आलोचक इसे ही प्रसाद का सर्वश्रेष्ठ नाटक मानते हैं। नाटक में ईस्वी पूर्व 327 से लेकर ईस्वी पूर्व 305 तक लगभग 22 वर्षों का संपूर्ण घटना चक्र सजीव हो उठा है। प्रसाद ने अपने संपूर्ण कौशल से कथा की एक सूत्रता तथा अन्विति की रक्षा की है। घटना बहुलता इस नाटक में भी कम नहीं है। चंद्रगुप्त के राज्यारोहण के साथ ही यदि नाटक की समाप्ति की जाती तो सुंदर होता। नाटककार ने चंद्रगुप्त के पूर्ण उत्कर्ष के लिए सेल्यूकस विजय की घटना को अनिवार्य मान लिया है। पात्रों के अंतर द्वंद्व इसमें भी दिखाया गया है। युग युग के सूखे चाणक्य को हृदय प्रदान कर प्रसाद ने अपनी सहृदयता का परिचय दिया है। शास्त्रीय दृष्टि से नाटक भारतीय आदर्शों के अधिक अनुकूल है। इसमें कार्य की अवस्थाएं, अर्थ प्रकृतियां और संधियां
सभी का संयोजन किया गया है। चाणक्य नाटक में चंद्रगुप्त नाटक में कार्य की अवस्थाओं को देखते हैं, जिसमें पहली अवस्था आरंभ की है और यह आरंभ कहाँ से है? तक्षशिला में सभी प्रमुख पात्रों का परिचय से है। इसमें जो प्रयत्न दिखाया गया है, नंद द्वारा निष्कासित होने पर चाणक्य और चंद्रगुप्त की सम्मिलित चेष्टाएं, सिंहरण आदि की अनुकूलता, ये सभी प्रयत्न के रूप में है। नाटक में प्रत्याशा रूप में चंद्रगुप्त का राज्य सत्ताधिकार प्रत्याशा है। आम्भी की अनुकूलता नियताप्ति है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त नाटक का फलागम है। अब चंद्रगुप्त नाटक की अर्थ प्रकृतियों को देखते हैं, जिसमें पहला संवाद जो चंद्रगुप्त और गुरुदेव के बीच है, चंद्रगुप्त का संवाद। चंद्रगुप्त कहता है, गुरुदेव, यह चंद्रगुप्त आपके चरणों की शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता है कि यवन यहाँ कुछ न कर सकेंगे। यह इस नाटक का बीज है। बिंदु के रूप में संवाद है द्वितीय और तृतीय अंक की समस्त कथा, यह बिंदु है। पर्वतेश्वर का प्रसंग इस नाटक में पताका रूप में स्थिर है। प्रकरी रूप में सिकंदर तथा अन्य व्यक्तियों के छोटे छोटे प्रसंग हैं और कार्य रूप में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त की संधि, यह कार्य रूप में है। अब इस नाटक की संधियों में को देखते हैं। पहला बिंदु, जिसमें चंद्रगुप्त के उद्धार संकल्प से लेकर चाणक्य के पर्वतेश्वर के पास सहायता याचना के लिए आने तक, यह मुख्य बिंदु है, मुख्य संधि है। पर्वतेश्वर द्वारा चाणक्य के अपमानित होने से लेकर अलच्छेन्द्र के भरतवा त्याग तक प्रतिमुख है। तीसरा बिंदु है अलच्छेन्द्र प्रस्थान से लेकर चंद्रगुप्त के राज्यारोहण तक, यह गर्भ है। और चौथा बिंदु संधि के रूप में, विमर्श के रूप में चंद्रगुप्त कहता है, पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चीर सहचर सिंहरण गया, तो भी चंद्रगुप्त को रहना पड़ेगा, यह विमर्श रूप में है। और पांचवी अंतिम संधि जो निर्वहन रूप में है, सेल्यूकस का पराभव और संधि प्रस्ताव। तो यह चंद्रगुप्त नाटक के 5 संधियां रही। आगे तिवारी जी कहते हैं कि रस की दृष्टि से वीर प्रधान तथा श्रृंगार सहयोगी रस हैं। नाटककार ने ऐतिहासिक दृष्टि से नाटक को पूर्ण बनाने की चेष्टा की है। फलतः घटना प्राचुर्य है, काल संकलन पर ध्यान नहीं दिया गया है, वस्तु योजना में शिथिलता आ गई है। 4 अंकों में प्रत्येक अंक का घटना चक्र अनेक स्थानों से संबद्ध किया गया है, अतः वस्तु विधान बिखरा सा लगता है। शास्त्रीय दृष्टि से नायक चंद्रगुप्त है, नायिका का प्रश्न अत्यंत जटिल है। शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार कार्नेलिया नायिका है। कल्याणी की सहसा आत्महत्या कराकर कार्नेलिया को इस पद का अधिकारी बनाया गया है। पात्रों का अंतर्द्वंद उभर नहीं पाया है। राष्ट्रीयता की भावना पर नाटककार ने पर्याप्त बल दिया है। अब देखते हैं प्रसाद जी का अंतिम नाटक ध्रुव स्वामिनी। इसकी कथानक को देख लेते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्तम के आधार पर लिखा गया है। रामगुप्त गुप्त साम्राज्य का सम्राट है। ध्रुव स्वामिनी उसकी साम्राज्ञी है। गुप्त हतवीर्य है। ध्रुव स्वामिनी से चंद्रगुप्त का गुप्त प्रेम है। शकराज रामगुप्त की शक्तिहीनता से परिचित है। वह संधि की शर्त में महादेवी की मांग करता है। मंत्री शिखर स्वामी संधि की शर्त प्रकट करता है। रामगुप्त सहमत हो जाता है। चंद्रगुप्त वंश मर्यादा की रक्षा के लिए इस शर्त का विरोध करता है।
ध्रुवस्वामिनी के साथ वह स्वयं स्त्री वेश में शकराज के शिविर में जाता है और अवसर देखकर उसका वध करता है। रामगुप्त छल से चंद्रगुप्त को मारना चाहता है, किंतु एक सामंत कुमार के हाथों वह स्वयं मारा जाता है। चंद्रगुप्त सम्राट बनता है और ध्रुवस्वामिनी महादेवी। इस नाटक में प्रसाद जी ने नूतन प्रयोग किया है। इसमें वे समस्या नाटकों की परंपरा का सूत्रपात करते से जान पड़ते हैं। समस्या नारी की सामाजिक स्थिति से संबद्ध है। मुख्यतः अनमेल विवाह का प्रश्न सामने रखा गया है। विधान की दृष्टि से भी नाटक में नवीन प्रयोग मिलता है। नाटक में कुल 3 अंक हैं। प्रत्येक अंक में केवल एक ही दृश्य है। नाटककार ने कार्य व्यापार पर अधिक ध्यान दिया है। स्वगत भाषण नहीं है, भाषा सरल है, वाक्य छोटे छोटे हैं। हास्य की सृष्टि में भी नवीनता है। संकेत निर्देशन के स्वरूप में भी परिवर्तन लक्षित होता है। अभिनय की मुद्राओं का पूरा निर्देश किया गया है। अपनी इस अंतिम कृति में प्रसाद निश्चय ही नाट्य विधान का एक नूतन पृष्ठ खोलने जा रहे हैं। प्रसाद जी का अगला जो नाटक है, एकांकी रूप में इसे देखते हैं हम लोग। एक घूंट में प्रसाद का आनंदवादी दृष्टिकोण स्पष्ट हुआ है। अरुणाचल आश्रम के एक सघन कुंज में बैठी हुई वनलता नेपथ्य का गान सुन रही है। वह सोचती है रसाल उसे भूल गया है। आनंद का भाषण होने वाला है। वह स्वच्छंद प्रेम का समर्थक है, इसी का प्रचार कर रहा है। रसाल उसके स्वागत की तैयारी में है। आनंद का व्याख्यान जैसे उजली धूप सबको हंसाती हुई आलोक फैला देती है, जैसे उल्लास की मुक्त प्रेरणा फूलों की पंखुड़ियों को गदगद कर देती है, जैसे सुरभि का शीतल झोंका सबका आलिंगन करने के लिए विह्वल रहता है, वैसे ही जीवन की निरंतर परिस्थिति होनी चाहिए। यह भाषण आनंद का व्याख्या है। समाप्त होता है। विदूषक और झाड़ू वाला अपनी पत्नी के साथ आकर बंधन युक्त प्रेम का समर्थन करते हैं। आनंद प्रेमलता से प्रेम की एक घूंट मांगता है। छिपा हुआ रसाल प्रकट होकर वनलता के साथ एकाकार हो जाता है। आनंद प्रेमलता के हाथ से प्रेम की एक घूंट पीकर अपने स्वच्छंद प्रेम को बंधन युक्त करता है। नाटक एक अंक और एक ही दृश्य में समाप्त होता है। कुछ आलोचक एक घूंट से ही आधुनिक एकांकियों का विकास मानते हैं। नाटक संवाद संग्रह सा हो गया है। वस्तुतः इस नाटक के माध्यम से प्रसाद ने प्रतीकों के सहारे अपने आनंदवादी सिद्धांत को व्यवहारिक भूमि पर खड़ा किया है। इसी के साथ ही हम आज का यह वीडियो समाप्त करते हैं। प्रसाद जी का नाटक पूरा हुआ। प्रसाद जी के नाटकों की सामान्य विशेषताओं के साथ कल उपस्थित होते हैं। सुनने के लिए सभी का धन्यवाद।